नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पाकिस्तान और पीओके में बारिश और बाढ़ का कहर इस वक्त टूट पड़ा है। भारी बारिश के बाद से अचानक से आई बाढ़ के कारण 214 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो है खैबर पख्तूनख्वा, जहां अचानक से आई बाढ़ के कारण 14 महिलाओं और 12 बच्चों सहित कम से कम 198 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जिले में सबसे ज्यादा 92 मौतें हुई हैं। वहीं बाढ़ के दौरान राहत और बचाव में जुटा एक MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान में बाढ़ के बाद से क्या हालात हैं और बाढ़ से निपटने के लिए क्या तैयारियां सरकार की ओर से की जा रही हैं। पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ का कहर। प्रकृति की मार, पाकिस्तान में हाहाकार। पाकिस्तान में तबाही, तस्वीरें दे रही गवाही। पाक का भयावह मंजर, लाशों का अंबार। पाकिस्तान में एक बार फिर बाढ़ ने तबाही मचाई है। भारी बारिश और नदियों के उफान से हालात बेकाबू हैं। सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। सड़कें और पुल बह गए और अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। यहां तक कि राहत बचाव कार्य में जुटा एक हेलीकॉप्टर भी बारिश और बाढ़ के आगोश में चला गया और हेलीकॉप्टर में सवार 5 लोग भी इस हादसे का शिकार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के CM अली अमीन गंडापुर ने कहा, बाजौर के वर्षा प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री ले जा रहा प्रांतीय सरकार का एक MI-17 हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण मोहम्मद जिले के पंडियाली इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 2 पायलटों सहित चालक दल के 5 सदस्यों की मौत हो गई। तस्वीरें डराने वाली हैं। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग मीलों पैदल चलकर सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। पाकिस्तान में बाढ़ का यह कोहराम कोई नया नहीं है। हर साल मानसून में यही हालात बनते हैं, लेकिन सरकार और सिस्टम सिर्फ दावे करते नजर आते हैं। नतीजा आंखों के सामने है। आम जनता का दर्द और मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बारिश और बाढ़ से पाकिस्तान का बुरा हाल, आम जनता का हाल पूरी तरह से बदहाल। हर साल मानसून में बाढ़ बारिश की मार, हालात नहीं सुधार पा रही कंगाल सरकार। पाकिस्तान में इस साल की मानसूनी बाढ़ ने एक बार फिर 2022 के उस भयावह मंजर की यादें ताजा कर दी जब देश का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया था। इस बार भी भारी बारिश, बादल फटने और ग्लेशियर झीलों के उफान ने तबाही मचाई है। पाकिस्तान में बाढ़ का एक प्रमुख कारण अनियमित मानसूनी बारिश और ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना है, जिसे जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा रहा है। विश्व मौसम संगठन की एक हालिया स्टडी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से इस साल पाकिस्तान में बारिश 10 से 15% तक बढ़ी है। पाकिस्तान में बाढ़ के प्रमुख कारण मानसूनी बारिश और ग्लेशियरों का पिघलना, बारिश, बादल फटना और झीलों का उफान, सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का जल स्तर। पाकिस्तान सरकार इन सबसे है बेखबर। खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर और बाजौर जैसे जिलों में बादल फटने और भूस्खलन ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। बुनेर में ही 75 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है और लोग अपने घरों की छतों पर फंसे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में काराकोरम हाईवे बंद हो गया है, जिससे पर्यटकों सहित हजारों लोग फंसे हैं। बुनेर में हालात बेहद खराब हैं। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और कई गांव पूरी तरह जलमग्न हैं। स्थानीय लोग बुनियादी सुविधाओं जैसे भोजन और पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं। प्रशासन और सेना राहत कार्यों में जुटी है, लेकिन भारी बारिश के कारण बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं।
वहीं अगर इसे भारत के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ पाकिस्तान की त्रासदी नहीं बल्कि पूरी दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मौसम का ये बदलता मिजाज, जलवायु परिवर्तन और अव्यवस्थित शहरीकरण पूरे क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है। भारत ने पहले भी कई बार पाकिस्तान को मदद की पेशकश की थी, लेकिन रिश्तों की तल्खी के बीच अक्सर मानवीय संवेदनाएं राजनीति में दब जाती हैं। फिर भी इंसानियत की नजर से देखें तो बाढ़ की इस त्रासदी में सबसे ज्यादा कीमत आम जनता चुका रही है, क्योंकि यह जल संकट केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में भी बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ ने जहां एक मानवीय संकट पैदा किया है, वहीं यह भारत पाकिस्तान संबंधों की जटिलता को भी उजागर करता है। सिंधु जल संधि का निलंबन और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के बीच दोनों देशों के सामने चुनौतियां जटिल हैं, लेकिन इस संकट में मानवीय सहायता और क्षेत्रीय सहयोग की रास्ता दिखा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान से अलग अलग जगह की वो तस्वीरें जिन्हें देख करके आप भी दंग रह जाएंगे। पाकिस्तान में तबाही का इस वक्त किस कदर मंजर नजर आ रहा है, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। ये 6 अलग अलग तस्वीरें हैं जब बादल फटी और उसके बाद से बादल फटने के बाद से किस तरह पाकिस्तान में इस वक्त तबाही का मंजर है, क्योंकि हर ओर बाढ़ के हालात बने हुए हैं और बाढ़ से लोग खासी दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको पाकिस्तान की दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए, भारत में भी हाल फिलहाल में जिस तरीके से बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, तो ऐसे में आप अंदाज़ा साफ तौर पर लगा सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क में भी जब इस तरीके की स्थिति हो, पहले से ही हालांकि कंगाली के दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान, अब इसके बाद जब बाढ़ जैसे हालात हो जाए, यहाँ कई लोगों की जानें चली जाए, कई लोग लापता हो जाए, तो ऐसे में सोचिए कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त और कितनी खस्ता हो जाएगी। पाकिस्तान में बादल फटने के बाद से अचानक बाढ़ से इस वक्त भीषण तबाही का मंजर हर ओर है और पड़ोसी मुल्क के उत्तर पश्चिमी और अन्य क्षेत्रों में बारिश के कारण कम से कम बताया जा रहा है कि 192 लोग की जान चली गई है। हालांकि अभी भी बड़े स्तर पर तबाही देखने को मिल रही है और अधिकारी जिस तरीके से इस पर बयानबाजियां कर रहे हैं, अपनी ओर से वो बातें तो कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन किस कदर मदद पहुंच रही है इस वक्त ये कह पाना भी मुश्किल है इन तबाही की तस्वीरों को देख करके, क्योंकि अब तक जिस तरीके से संख्या बढ़ती चली जा रही है लोगों के मरने की, इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए एक बेहद खास मेहमान सूर्य प्रकाश कपूर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भूवैज्ञानिक के, बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया पर। और न्यूज़ रूम से मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं मनीषा, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ, उसके बाद मैं सर के पास जाऊँगी। इस वक्त सिर्फ भारत नहीं या दूसरे विदेश की जब हम बात करते हैं, चाहे अमेरिका हो या फिर हमने चीन का हाल भी देखा था, कैलिफोर्निया के हालात भी देखे थे, ये कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर इस वक्त इसी तरीके की तबाही आ रही है और अब पाकिस्तान से ऐसे खबरें सामने आ गई है, वाकई विचलित कर देने वाली है। क्योंकि आपने और हमने ये देखा कि कैसे भारत में भी, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो दराली रहा हो उत्तराखंड का, या फिर अभी अभी जो किश्तवाड़ में बादल फटे, किस तरीके से लोगों की जाने गई है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ मंजर है। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, और जैसा कि हम आपके ज़रिए कुछ अलग अलग तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहे थे कि पाकिस्तान में किस तरीके से तबाही का मंजर लगातार कई शहरों से और कई जगहों से सामने आ रहा है। और ख़ास तौर पर जो खासा प्रभावित इलाका है पाकिस्तान का, वो है उत्तर और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, उसकी राजधानी की जो दुर्दशा है, फ़िलहाल आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते कई घंटों से, खासतौर पर 36 से 38 घंटों से तो लगातार वहाँ पर बाढ़ के कारण जो हालात है वो बद से बदतर बने हुए हैं। बहुत बड़ी चुनौती वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए है, तमाम राहत बचाव टीमों के लिए है, अधिकारियों के लिए है, और वहाँ पर लगातार लोगों के राहत बचाव के लिए हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम मृतकों के आंकड़े की बात करते हैं तो बीते 36 से 38 घंटे से जो बाढ़ के हालात वहाँ पर बने हुए हैं, उसमें 250 के करीब लोगों के अभी तक जान जा चुके हैं। यूँ तो अगर हम पूरा दौर शुरुआत से देखें, बाढ़ का दौर 26 जुलाई से लगातार देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन अब जो कि चिंताजनक हालात पैदा होते जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं
कि इन स्थितियों पर काबू पाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाए। हालांकि अगर हम राहत वाली खबर की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिसमें कामयाब होते हुए भी जो राहत बचाव कर्मी है वो नज़र आ रहे हैं। 1300 से ज़्यादा अभी तक लोगों को, यानी जो पर्यटक हैं उनको बाहर निकाला गया है, जो सुरक्षित जगह तक पहुँचाया गया है। लेकिन लगातार चिंताजनक स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। हमने 6 तस्वीरें भी दिखाई और हम लगातार वो तस्वीरें जो है हर दिन देख रहे हैं। पाकिस्तान वैसे भी बड़ी कंगाली की हालत पर है और वैसे भी अगर हम वहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरीके से चरमराई हुई हैं, लोगों को वहाँ पर राहत बचाव कार्य उन तक नहीं पहुँचाया जा रहा है, लोगों को राहत सामग्री नहीं दी जा रही है और वहाँ पर इतने बुरे हालात हो गए हैं और कुदरत का कहर इतनी बुरी तरीके से वहाँ पर बरपता नजर आ रहा है। सुरभि की MI-17 जो कि राहत सामग्री लेकर जा रहा था वो भी वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ना केवल वहाँ रह रहे लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य केंद्र हो, बड़े बड़े भवन हो या फिर सरकारी प्रोजेक्ट्स हो, सब पूरी तरीके से बेपटरी हो चुके हैं, सब पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। ठीक है मनीषा, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच सूर्य प्रकाश जी का मैं रुख करना चाहूँगी। सूर्य प्रकाश जी, क्योंकि आप खुद भूवैज्ञानिक है, ऐसे में आप उन डिटेल्स को समझते हैं बखूबी, तो हम आपसे थोड़ा सा आसान सी भाषा में हम समझना ये चाहेंगे कि सर हम ये देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग देशों विदेशों में भी इसी तरीके के घटनाक्रम इन दिनों हो रहे हैं। लगातार कई जगहों से बादल फटने की खबरें सामने आ रही है। सर ऐसा बीते वर्षों में तो नहीं होता था, लेकिन इस साल ये घटनाएं इतनी ज्यादा दुगनी रफ्तार से कैसे बढ़ रही हैं? आपको मालूम है कि जो इंडिया है, जिसको हम इंडियन प्लेट कहते हैं, ये इंडियन प्लेट जो है सामने जो यूरेशियन प्लेट है उसके साथ 5 करोड़ साल पहले टकराई थी। वो जो टकराने के बाद जो संधि बनी, जोड़ बना, उसको हम हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट कहते हैं। हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट जो है वो K2 पीक जो कराकोरम है जी। पाकिस्तान के अंदर, POK के अंदर, वहां से शुरू होता है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में आता है, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल, इसको क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, ये सारे हैं। उसके बाद म्यांमार, बर्मा में आता है, उसके बाद अंडमान सागर में आता है, उसके बाद इंडोनेशिया को खत्म करके इंडोनेशिया के बॉटम में जाके हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट ये कहलाता है। ये हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट जो है, इसके अंदर अब आप अपने इंडिया का जो हिमालय का हिस्सा उसको देख लीजिए, उसमें 150 गर्म पानी का चश्मा है जी। और अंडमान सागर में ज्वालामुखी फटा हुआ है 28 मई 2005 से बैरन आइलैंड का, अंडमान सी में। और इसके अलावा चूंकि ये सबडक्शन जोन है, ये कोलिजन जोन है, यहाँ 24 घंटे ये दोनों प्लेटों का जो जोड़ है, इस जोड़ में से हीट जो है, मैग्मा की हीट, आपको पता है हमारी जो धरती है जी। अगर हम अपने पैरों से 100 किलोमीटर नीचे जाएं तो 1200 डिग्री का मैग्मा मौजूद है। आपको पता है हमारी धरती जो है ये आग से भरा हुआ फुटबॉल है। कैसे? हमारी धरती का व्यास 12,742 किलोमीटर है जी। इसका जो ऊपर का छिलका है, जिसको हम भूतल या भूलोक कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, वो छिलका 100 किलोमीटर मोटा है। अब 100 किलोमीटर मोटा एक साइड से, 100 किलोमीटर दूसरी साइड से, 200 किलोमीटर 12,742 में से कम कर दूं तो बाकी 12,542 जो अंदर मटेरियल है वो मैग्मा है। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से लेके धरती की नाभि में टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। अब ये जो आग का खेल है, ये आग से भरा हुआ फुटबॉल है। जिस धरती पे हम रहते हैं, 200 कंट्री रहते हैं, इसके ऊपर 800 करोड़ आदमी रहते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो सृष्टि धरती पे बसी हुई है, ये आग के फुटबॉल के ऊपर बसी हुई है। बिल्कुल। अब इस आग को प्रॉपर मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस धरती पे जितने भी प्राकृतिक आपदाएं आपको देखने को मिलती हैं, भले वो बादलों का फटना है, भले वो लैंडस्लाइड है, भले वो मड स्लाइड है, भले वो साइक्लोन चक्रवात है, भले वो किसी भी तरह का कोई सुनामी है, कोई भूकंप है। इस बीच सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि कोविड
के समय में जब लॉकडाउन लगा था, और सिर्फ भारत ने नहीं लेकिन भारत को देखते हुए कई अन्य देशों ने भी लॉकडाउन अपने अपने देशों में लगाया था, उस वक्त ओजोन लेयर में भी हीलिंग हुई थी और धरती ने भी दोबारा से रिकवर करना शुरू कर दिया था। लेकिन आज के वक्त के हालात जब हम देखते हैं तो दोबारा क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर कर रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं ग्लेशियर बहुत तेजी के साथ पिघल रहा है। सर, हमें क्या करना है, इंडिया को क्या करना है? आपको पता है, अगर मैं पहले भी कह चुका हूं, जो अंडमान का सबडक्शन जोन है जी, ये 5 करोड़ साल है। इसमें जगह जगह पे कहीं पे डेड वोल्केनो है, जैसे नारकंडम है, ऐसे दूसरे वोल्केनो है, मगर एक एक्टिव वोल्केनो है। ये वोल्केनो जो ब्रेगन आइलैंड का है, ये 1700 सन में भी फटा था। इसका भी इतिहास देखो तो हजारों साल पुराना है। मगर लेटेस्ट जो है ये 21 मई 2005 को फटा था। 21 मई 2005 को जब ये फटा है, उसके बाद से जो हिमालय के स्टेट्स हैं, इनके अंदर ये जो फ्लड आ रहा है, जैसे केदारनाथ में तबाही हुई थी, अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में बादल फटा है। बिल्कुल सर। पिछले साल ये आपके हिमाचल के अंदर कितनी लैंडस्लाइड हुई थी, कुल्लू के अंदर, शिमला के अंदर, कभी सिक्किम की रेक फट गई। ये जितनी दुर्घटनाएं आप देख रहे हैं जी, ये क्यों हो रही हैं? मैंने आपको बार बार कहा है कि अंडमान का जो ज्वालामुखी है, उसका जो मुंह है वो 2 किलोमीटर व्यास है। एक तंदूर समझ लो, तंदूर का अगर मुंह 2 किलोमीटर व्यास का हो, उसमें से 24 घंटे 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट रेडिएशन निकल के वायुमंडल में जाके वायुमंडल में एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती हैं। और उस अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया की वजह से मॉनसून के बादल जो हैं, आधे मॉनसून के बादल तो मेनलैंड इंडिया में आते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मगर आधे बादल जो हैं वो अंडमान में जाते हैं। अंडमान में बादलों का जुलूस बनके हिमालय के पहाड़ों की तरफ चढ़ता है और वो सीधा जाके पीओके से शुरू होता है, कराकोरम K2 पीक से शुरू होता है। K2 पीक से शुरू होके जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, ये आपका नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट, उसके बाद ये म्यांमार, बर्मा, ये सारा जो हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट है, इसमें वो बादल बरसते हैं। पिछले साल नॉर्मल से 4.25 गुना ज्यादा बरसात हुई थी। हिमालय जो है एक मलबे का ढेर है, मलबे के ढेर के ऊपर आप ज्यादा पानी डाल दोगे, वो मलबा ज्यादा पानी को नहीं एब्जॉर्ब कर पाता, तो वो मलबा बहने लगता है, मड स्लाइड होती है, बड़े बड़े बोल्डर्स बहते हैं, पत्थरों के टुकड़े बहते हैं, पानी बहता है। हमें सर इसको रोका कैसे जा सकता है? अगर सर प्रयास किया जाए तो रोका कैसे जा सकता है? ये बरसात जो मैक्सिमाइज हो गई है, इसको रिड्यूस करना है। इसको कैसे रिड्यूस करना है? अंडमान के ज्वालामुखी के ऊपर एक जियोथर्मल पावर प्लांट लगेगा, वो उस गर्मी की बिजली बना देगा। वो गर्मी वायुमंडल में जाके अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया नहीं बनाएगी। अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया मॉनसून के आधे बादल अंडमान में खींच के हिमालय के पहाड़ों पे नहीं चढ़ाएगा। आपको पता, पिछले साल अंडमान में बरसात पहले हुई, केरल जो हिंदुस्तान का दक्षिणी कोना है, वहां बरसात बाद में हुई। क्यों? 1100 डिग्री टेम्परेचर जो है, जून के महीने में राजस्थान में मैक्सिमम टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 55 डिग्री को मैं 22 से मल्टीप्लाई करूं तब 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। सर मेरी सहयोगी भी आपसे कोई सवाल पूछना चाहती है। मनीषा, ओवर टू यू। बिल्कुल सुरभि, और लगातार हम जैसे कि सूर्य जी बता भी रहे हैं, तमाम गतिविधियां, और चाहे भौगोलिक गतिविधियां हो या प्राकृतिक कमियों के कारण इस तरह की आपदाएं आ रही हैं। हम लगातार ये देखते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो ये दावे वादे करती हैं, तमाम सरकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा करती हैं, वादे भी करती हैं कि हमने तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली है, लेकिन उसके बाद भी जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है या फिर जल निकासी है, जल संसाधन है, उस प्रणाली को बेहतर नहीं किया जा सकता है। ना केवल हम पाकिस्तान की इस वक्त बात कर रहे हैं, बाकी तमाम ऐसे देश जहां पर इस तरह की आपदाएं आती हैं और उनसे निपटा नहीं जाता है, कई लोगों की जिंदगियां बह जाती हैं। क्या उसे क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या सलाह होती है सूर्य जी आपके अनुसार, या आपका विश्लेषण क्या कहता है, कैसे इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है?
मैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जी। पूरी धरती का और अपने भारत का और पाकिस्तान का और नेपाल का, आपको पता है नेपाल में फ्लड आया, नेपाल जी। से जो चाइना को ब्रिज जाता था, पुल जाता था, वो पुल भी टूट गया। चाइना के भी 50 आदमी लापता हो गए। ये बात अभी ज्यादा पुरानी नहीं है। मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों चीजों का सोल्यूशन देता हूँ। पहले तो हम इंडिया की बात करें, जैसे कि हमारा इंडिया का जो अंडमान का ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड का, ये पीओके पाकिस्तान को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट जो है कॉमन है, पाकिस्तान पीओके और इंडिया जो है इन दोनों के बादल साझे हैं। पहले तो जो प्रहलाद जोशी जी हैं, मंत्री जी हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, अटल अक्षय ऊर्जा भवन में 8वें फ्लोर पे बैठते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने 2 बार मेरे से मीटिंग की और अरुण कुमार त्रिपाठी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, 502 नंबर कमरे में बैठते हैं अटल अक्षय ऊर्जा भवन में। उनको उन्होंने 11 नंबर पर रोड पे बुला के कहा कि आप जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने का अंडमान के बैरन आइलैंड पे प्रपोजल बनाओ। मगर अरुण कुमार त्रिपाठी जी जो है उनको रिटायर होना था, उनको लेना देना कुछ नहीं था, उन्होंने प्रपोजल नहीं बनाया। पिछले 2 साल से मैं उनको बार बार कह रहा। मेरा प्रहलाद जोशी जी से निवेदन है कि वो अरुण कुमार त्रिपाठी जी जो 502 नंबर कमरे में ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठे हैं और उनके नीचे अनिल कुमार डायरेक्टर जो बैठे हैं उनके नीचे वाले कमरे में, उनको कहें कि ज्वालामुखी के ऊपर, बैरन आइलैंड के ज्वालामुखी के ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने का जल्दी से जल्दी प्रपोजल लगा के था। लेकिन सर उस जवाब तक हम नहीं पहुंच पाए, हमारे पास समय का क्योंकि अभाव है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मनीषा भी जुड़ी थी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हम छोटे से ब्रेक के लिए।